रेगिस्तान का बेटा, साधारण शुरुआत से क्रांति के सपने तक। मुअम्मर गद्दाफी, एक नाम जो क्रांति, तानाशाही और अंततः त्रासदी का प्रतीक है। 1942 में विशाल, निष्ठुर लीबियाई रेगिस्तान के बीच उनका जन्म हुआ। उनकी शुरुआत बेहद साधारण थी। एक बेडौइन परिवार, घुमंतू और गरीब, ने उनके शुरुआती वर्षों को आकार दिया। फिर भी एक बच्चे के रूप में भी गद्दाफी और अधिक के लिए तरसते थे। उन्होंने अपने आसपास की गरीबी, अवसर की कमी और उपनिवेशवाद की छाया देखी। ज्ञान की उनकी प्यास अतृप्त थी। उन्होंने किताबें पढ़ी, खुद को पैन अरबवाद और साम्राज्यवाद विरोध के विचारों में डुबो दिया। मिस्र के नासिर उनके आदर्श बन गए। बदलाव के लिए तरस रहे क्षेत्र में आशा की किरण। गद्दाफी ने अपनी युवावस्था में ही एक अलग लीबिया, एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राष्ट्र का सपना देखा था। महत्वाकांक्षा और आक्रोश से प्रेरित इन सपनों के गंभीर परिणाम होंगे। उनका करिश्मा निर्विवाद था, एक चुंबकीय खिंचाव जिसने अनुयायियों को उनके उद्देश्य की ओर आकर्षित किया। एक युवा सैन्य अधिकारी के रूप में भी उनके भाषणों ने मोहभंग युवाओं के साथ प्रतिध्वनित किया। उन्होंने उनकी भाषा बोली, उनकी कुंठाओं को समझा। गद्दाफी ने उन्हें गर्व, समृद्धि और विश्व मंच पर जगह देने का वादा किया। उन्हें कम ही पता था कि यह करिश्माई नेता एक दिन उसी तानाशाह में बदल जाएगा जिसे वे उखाड़ फेंकना चाहते थे। तख्ता पलट 1969 और एक नए लीबिया का वादा। साल था 1969। राजा इदरीस के अधीन लीबिया असमानता और विदेशी प्रभाव से जूझ रहा था। तेल की खोज से धन आया, लेकिन यह कुछ लोगों के हाथों में चला गया। गद्दाफी ने अपना अवसर देखा। उनके पास सत्ता हथियाने के लिए समर्थन और महत्वाकांक्षा थी। तख्ता पलट तेज और रक्तहीन था। राजा इदरीस को उखाड़ फेंका गया। गद्दाफी ने अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया और समृद्धि का वादा किया। उनका संदेश जनता के साथ प्रतिध्वनित हुआ। गद्दाफी को नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने लीबिया को गरीबी से बाहर निकालने का वादा किया। दुनिया ने उत्सुकता से देखा, यह युवा कर्नल कौन था? उनके शुरुआती सुधार लोकप्रिय थे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को मुफ्त कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि गद्दाफी अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। हालांकि इस नई समृद्धि की सतह के नीचे एक गहरा सच आकार लेने लगा था। द ग्रीन बुक गद्दाफी का विजन, समाजवाद और इस्लाम का एक अजीबोगरीब मिश्रण। लीबिया के लिए गद्दाफी का दृष्टिकोण अनोखा था। समाजवाद, इस्लाम और उनके अपने विशिष्ट विश्वासों का एक अजीब मिश्रण। 1975 में उन्होंने अपना राजनीतिक घोषणा पत्र द ग्रीन बुक प्रकाशित किया। यह पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की अस्वीकृति थी। ग्रीन बुक लीबियाई समाज की आधारशिला बन गई। इसने राजनीतिक संगठन से लेकर सामाजिक व्यवहार तक सब कुछ निर्धारित किया। गद्दाफी ने एक नए तरह का राज्य बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसे लीबिया की कल्पना की जहां सत्ता लोगों के हाथों में हो। हालांकि वास्तविकता सिद्धांत से बहुत अलग थी। गद्दाफी के प्रत्यक्ष लोकतंत्र ने एक क्रूर तानाशाही को ढंक दिया। असहमति को कुचल दिया गया, विरोध को खामोश कर दिया गया। ग्रीन बुक दमन का एक उपकरण बन गया। गद्दाफी की सनकें तेजी से स्पष्ट होती गईं। उन्होंने खुद को महिला अंगरक्षकों से घेर लिया। उन्होंने खुद को भाई नेता के रूप में कल्पना की। उनके उच्चारण राज्य नियंत्रित मीडिया पर अंतहीन रूप से प्रसारित किए जाते थे। भीतर का दुश्मन, बाहर का दुश्मन, पश्चिम के साथ टकराव के रास्ते पर गद्दाफी का लीबिया। गद्दाफी की विदेश नीति उनके व्यक्तित्व की तरह ही अप्रत्याशित थी। उन्होंने विभिन्न मुक्ति आंदोलनों का समर्थन किया और पश्चिमी आधिपत्य को चुनौती दी। ये उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ संघर्ष में ले आया। IRA और PLO के लिए उनके समर्थन ने उन्हें पश्चिम में बहिष्कृत बना दिया। पैन एम फ्लाइट 103 की बमबारी में लीबियाई एजेंटों का हाथ था और इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगे। गद्दाफी का लीबिया तेजी से अलग थलग पड़ गया था। गद्दाफी और पश्चिम के बीच संबंध जटिल और विरोधाभासी था। वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता था, फिर भी उसके कार्यों ने संभावित सहयोगियों को अलग थलग कर दिया। उन्होंने विदेशी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और पश्चिम विरोधी आंदोलनों को वित्त पोषित किया। यह दुश्मनी 1980 के दशक में अपने चरम पर पहुंच गई। अमेरिकी नौसेना लीबियाई सेना के साथ सिद्रा की खाड़ी में भिड़ गई और 1986 में अमेरिकी हवाई हमलों ने त्रिपोली और बेंगाजी को निशाना बनाया। गद्दाफी हालांकि हमलों से हिल गए, फिर भी अडिग रहे।
उन्होंने इन टकरावों का इस्तेमाल एक साम्राज्यवाद विरोधी नायक के रूप में अपनी छवि को मजबूत करने के लिए किया। अरब स्प्रिंग बदलाव की हवाएं, असंतोष की फुसफुसाहट। वर्ष 2011 में अरब दुनिया में विद्रोह की लहर आई। ट्यूनीशिया और मिस्र में तानाशाहों को गिरा दिया गया। लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ विरोध भड़क उठा। बेंगाजी में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। शासन की प्रतिक्रिया क्रूर थी। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। स्थिति बिगड़ती गई। विरोध प्रदर्शन फैल गया। विद्रोहियों ने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। गद्दाफी ने लड़ने की कसम खाई। दुनिया ने डर के मारे देखा। संयुक्त राष्ट्र ने लीबियाई शासन पर प्रतिबंध लगाए। अरब लीग ने लीबिया की सदस्यता निलंबित कर दी। गद्दाफी अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ऑपरेशन ओडिसी डॉन नाटो का हस्तक्षेप और संघर्ष का बढ़ना। जैसे ही लीबिया में स्थिति बिगड़ती गई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात से जूझता रहा कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। एक खूनी गृहयुद्ध का खतरा मंडरा रहा था, जिससे देश अराजकता में डूबने की धमकी दे रहा था। 17 मार्च 2011 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया के ऊपर एक नो फ्लाई जोन को अधिकृत किया, जिससे नाटो के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑपरेशन ओडिसी डॉन, जैसा कि इसे कहा जाता था, का उद्देश्य लीबियाई नागरिकों को गद्दाफी की सेना से बचाना था। नाटो के विमानों ने सरकारी टैंकों, तोपखाने की स्थितियों और कमान केंद्रों पर बमबारी की। हस्तक्षेप ने विद्रोहियों के पक्ष में शक्ति संतुलन को झुका दिया, जिन्होंने गद्दाफी की संकटग्रस्त सेनाओं के खिलाफ धीरे धीरे जमीन हासिल कर ली। हस्तक्षेप अपने आलोचकों के बिना नहीं था। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि इसने संयुक्त राष्ट्र के जनादेश को पार कर लिया, प्रभावी रूप से गृहयुद्ध में पक्ष लिया। दूसरों ने पश्चिम के इरादों पर सवाल उठाया, ये सुझाव देते हुए कि हस्तक्षेप लीबिया के तेल भंडार को नियंत्रित करने की इच्छा से प्रेरित था। इस बीच गद्दाफी ने, जिसे उन्होंने धर्मयुद्ध आक्रमण कहा, उसके खिलाफ हंगामा किया। उन्होंने मरते दम तक लड़ने की कसम खाई। अपने समर्थकों से लीबिया को आग के ज्वालामुखी में बदलने का आग्रह किया। संघर्ष एक खूनी गतिरोध में बदल गया, जिसमें कोई भी पक्ष निर्णायक झटका देने में सक्षम नहीं था। सिरते का पतन, तानाशाह का आखिरी स्टैंड। अगस्त 2011 तक ज्वार निर्णायक रूप से गद्दाफी के खिलाफ हो गया था। नाटो के हवाई हमलों से समर्थित विद्रोही बलों ने राजधानी त्रिपोली पर कब्जा कर लिया, जिससे तानाशाह को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह लीबियाई तट पर अपने गृहनगर सिरते में वापस चला गया, जहां उसने अपना अंतिम स्टैंड बनाने की कसम खाई। सिरते लीबियाई गृहयुद्ध का अंतिम युद्ध का मैदान बन गया। नाटो की हवाई शक्ति से प्रबलित विद्रोही बलों ने शहर को घेर लिया। गद्दाफी के वफादारों पर तोपखाने और रॉकेटों से हमला किया। दोनों पक्षों में भारी हताहतों के साथ लड़ाई भयंकर और क्रूर थी। जैसे ही जाल बंद हुआ, गद्दाफी अडिग रहे। ऑडियो संदेश जारी करके अपने समर्थकों से विरोध करने का आग्रह किया। उन्होंने नाटो और विद्रोहियों पर लीबिया को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए आखिरी गोली तक लड़ने की कसम खाई। हालांकि उनके शब्द खोखले लग रहे थे, क्योंकि उनका शासन उनके चारों ओर ढह गया था। 20 अक्टूबर 2011 को विद्रोही बलों ने आखिरकार सिरते पर कब्जा कर लिया। गद्दाफी अपने बेटे मुतासिम के साथ एक जल निकासी पाइप में छिपा हुआ पाया गया। उसे जिंदा पकड़ लिया गया, लेकिन उसकी किस्मत तय हो गई थी। विवादों में घिरी मौत, गद्दाफी की हत्या और जो सवाल बाकी हैं। दुनिया भर में छा गई तस्वीरों ने लीबिया और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। कभी अजय लगने वाला तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी मृत पड़ा था। उसका शरीर लहूलुहान और पस्त था। उनकी मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियां आज तक विवादों में घिरी हुई हैं। वीडियो सामने आए जिसमें गद्दाफी को जिंदा पकड़ा गया, घायल लेकिन अडिग। हालांकि कुछ ही घंटों के भीतर वह मर चुका था। उसका शरीर मिस्राता की सड़कों पर घुमाया गया, जो उसके शासन की क्रूरता और उसके पतन के उल्लास का प्रतीक था। आधिकारिक कहानी में दावा किया गया कि वह गोलीबारी में मारा गया, लेकिन परस्पर विरोधी खातों ने सुझाव दिया कि उसे विद्रोही लड़ाकों ने संक्षेप में मार डाला। संयुक्त राष्ट्र ने उसकी मौत की जांच का आह्वान किया, लेकिन सच्चाई मायावी बनी हुई है। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि उसकी हत्या उचित थी, एक क्रूर तानाशाह के लिए एक उचित अंत। दूसरों ने इसकी निंदा एक न्यायत्र हत्या के रूप में की, जो लीबियाई क्रांति पर एक धब्बा है। गद्दाफी की मौत ने एक युग का अंत कर दिया।
उनका 4 दशक का शासन, दमन, सामाजिक इंजीनियरिंग और विदेश नीति के दुस्साहस का एक उथल-पुथल मिश्रण समाप्त हो गया था। हालांकि उनकी विरासत लीबिया पर एक लंबी छाया डालती रही, एक राष्ट्र जो दशकों की तानाशाही के बाद फिर से निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहा है। राख की विरासत बाद में लीबिया, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने अतीत के भूत से जूझ रहा है। गद्दाफी के पतन ने शांति और समृद्धि के उस युग की शुरुआत नहीं की जिसकी कई लोगों ने उम्मीद की थी। लीबिया खंडित और हथियारों से भरा हुआ अराजकता में उतर गया। प्रतिद्वंद्वी मिलिशिया सत्ता और प्रभाव के लिए होड़ करते हुए देश को एक गृहयुद्ध में धकेल दिया जो वर्षों तक चलता रहा। तेल समृद्ध राष्ट्र जो कभी गद्दाफी के लौह मुट्ठी शासन का प्रतीक था, अस्थिरता और हिंसा का प्रतीक बन गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो गद्दाफी को गिराने वाले हस्तक्षेप में गहराई से शामिल था, बिखरते राष्ट्र के पुनर्निर्माण में मदद करने में असमर्थ या अनिच्छुक लग रहा था। गद्दाफी के शासन की विरासत लीबिया को सताती रहती है। देश विभाजित रहता है, इसकी संस्थाएं कमजोर हैं, इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता का वादा जिसने 2011 की क्रांति को हवा दी, अधूरा रहता है। गद्दाफी की कहानी क्रांति और उसके बाद की एक सतर्क कहानी है। ये एक अनुस्मारक है कि एक तानाशाह को गिराना उसके मद्देनजर एक न्याय संगत और स्थिर समाज के निर्माण से कहीं अधिक आसान है। जैसे ही लीबिया अपने घावों को भरने और एक नया रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके पूर्व तानाशाह का भूत बड़ा होता जा रहा है, जो आगे आने वाली चुनौतियों की निरंतर याद दिलाता है।